हेलो फ्रेंड्स, पीकेपी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सब साइंस के अति महत्वपूर्ण 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो आने वाले ग्रेड डी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक अवश्य देखें। हो सकता है इन्हीं सेट में से एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल जाए, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। तो देखते हैं एक नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है। तो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है? बल कहा जाता है। याद रखिएगा, F बराबर क्या होता है? F बराबर होता है m इंटू ए, द्रव्यमान और त्वरण। इसका मात्रक यदि पूछ ले कि बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक हो जाएंगे kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को ही क्या कहा जाता है? न्यूटन कहा जाता है। तो बल का मात्रक क्या हो गया? बल का मात्रक हो गया न्यूटन या तो kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है दाब। तो दाब बराबर क्या होता है? तो दाब बराबर हो जाते हैं बल बट्टे क्षेत्रफल। याद रखिएगा। और दाब का यदि मात्रक पूछ ले, दाब का मात्रक हो जाएंगे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को ही क्या कहा जाता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को ही पास्कल कहा जाता है। इस बात को भी हमें याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट देखिए, ऑप्शन नंबर बी में क्या है? ऑप्शन नंबर बी में है आवेग। तो आवेग बराबर क्या होता है? तो आवेग बराबर हो जाएंगे बल गुना समय अंतराल। बल गुना क्या हो जाएंगे? समय अंतराल। और इसका मात्रक यदि पूछ ले तो मात्रक हो जाएगा, बल का मात्रक न्यूटन और समय का मात्रक क्या हो जाता है? सेकंड। तो आवेग का मात्रक हो गया न्यूटन सेकंड। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट है संवेग। संवेग बराबर क्या होता है? तो संवेग बराबर यदि बात करें तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। याद रखिएगा। अच्छा, द्रव्यमान गुना वेग हो गया। और संवेग का मात्रक यदि आ जाए एग्जाम में तो kg मीटर प्रति सेकेंड। याद रखिएगा। और संवेग और आवेग दोनों का मात्रक एक समान होता है। इस बात को भी हमें याद रखने की जरूरत है। तो क्या क्या पता चल गया हमें? बल और क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहा जाता है? दाब कहा जाता है। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहा जाता है। याद रखिएगा। आवेग, बल और समय अंतराल के गुणनफल को आवेग कहा जाता है। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। सबका मात्रक भी पता चल गया। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। आवेग का मात्रक क्या होता है? न्यूटन सेकंड। और संवेग का मात्रक क्या होता है? kg मीटर प्रति सेकेंड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। तो विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? वेग कहा जाता है। याद रखिएगा। और वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। तो फिर से देखिए, विस्थापन में परिवर्तन की दर को आ जाए यदि, तो विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। और वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। अब बात आया विस्थापन का, तो हम आपको बता देते हैं विस्थापन का वैल्यू या तो पॉजिटिव भी हो सकता है, या तो निगेटिव भी हो सकता है, या तो शून्य भी हो सकता है। अर्थात तीनों हो सकता है, पॉजिटिव, निगेटिव और शून्य तीनों हो सकता है। ठीक है। उसके आगे देख लेते हैं। त्वरण का बात यदि कर ले, त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। संवेग का मात्रक अभी तुरंत ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया क्या होता है? kg मीटर प्रति सेकेंड। और वेग का मात्रक बोले तो मीटर प्रति सेकेंड। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? 3 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, चंद्रमा पर आवाज़ क्यों नहीं सुनी जा सकती है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति, कोई अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पे खड़े हैं तो उसको कोई भी आवाज़ सुनाई क्यों नहीं देता है? इसके पीछे कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या लिखा है, चंद्रमा पर कोई आवाज़ नहीं करता है, यह गलत है। चंद्रमा पर पानी नहीं है, ये भी गलत है। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, बिल्कुल सही बात है। चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल उपस्थित नहीं है, इस वजह से ध्वनि का संचरण नहीं हो पाता है। इसलिए अंतरिक्ष यात्री को, अर्थात चंद्रमा पर जो भी व्यक्ति खड़े हैं अंतरिक्ष यात्री, उसको एक दूसरे का आवाज़ सुनाई नहीं देता है। तो 3 का ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही है। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 4 नंबर क्वेश्चन है, किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी होती है। अर्थात गोलाकार जो दर्पण होती हैं उसकी फोकस दूरी क्या होती है? तो उसकी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। याद रखिएगा। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में एक संबंध होता है, F बराबर r/2। अर्थात फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसको दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, r बराबर 2f। अर्थात वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। तो याद रखिएगा,
गोलाकार दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। उसके आगे देख लेते हैं गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो एक हो जाता है अवतल दर्पण और दूसरा हो जाता है उत्तल दर्पण। अब दोनों का बात कर ले, क्या क्या बताए हम, एक बताए अवतल दर्पण, दूसरा क्या बताए उत्तल दर्पण, ठीक है ना। अब दोनों की यदि बात करें तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। इस बात को याद रखिएगा। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है, ठीक है। और अवतल दर्पण का यदि प्रयोग बात करें तो हेडलाइट में, सर्च लाइट में और डॉक्टर के द्वारा नाक, कान, गला आदि की जांच में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जबकि उत्तल दर्पण की यदि बात कर ले तो उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। और एक क्वेश्चन इससे पूछ सकते हैं कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उसके आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन नोमरिकल है। नोमरिकल इसलिए दिया गया है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब तक हम नोमरिकल को अच्छी तरीके से तैयार नहीं करेंगे तो ग्रुप डी का एग्जाम निकाल पाना संभव नहीं है। क्योंकि हर एक एग्जाम में देखा गया है, हर एक सेट में 3, 4, 5 नोमरिकल ऐसे देखने के लिए जरूर मिलते हैं। इसलिए हमें नोमरिकल से घबराने की तनिक भी ज़रूरत नहीं है। यदि हम ध्यान से मेहनत करेंगे तो हमारा भी नोमरिकल सारा का सारा सही जरूर होंगे। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, यदि 2 बिंदुओं के मध्य 3 कूलम आवेश को ले जाने के लिए किया गया कार्य की मात्रा 72 जूल है, तो इन 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर का वैल्यू कितना होगा। तो याद रखिएगा, आवेश का वैल्यू आपको 3 कूलम दिया गया है और कार्य का वैल्यू आपको 72 जूल दिया गया है। कहता है विभवांतर का वैल्यू क्या होता है। तो एक काम करते हैं हम कि आवेश, कार्य और विभवांतर के बीच जो संबंध होता है उसको लिखते हैं। डब्ल्यू बराबर क्या होता है? डब्ल्यू बराबर होता है वी क्यू। और यदि भी बराबर निकालना चाहते हैं आप तो भी बराबर हो जाएगा डब्ल्यू बटे क्यू। अच्छा, डब्ल्यू का वैल्यू कितना जूल था? 72 जूल था। और आवेश का वैल्यू कितना था? 3 कूलम था। और इसको यदि डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएंगे? 24 या 72, याद रखिएगा। तो 24 वोल्ट। तो याद रखिए, देखिए ऑप्शन नंबर किस में है? 24 वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए में 24 वोल्ट लिखा हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा सही आंसर है। 5 का ऑप्शन नंबर ए सही है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, फिर न्यूमेरिकल ही है हमारे पास। 6 नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लागू किया जाता है और यह 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति करती है, तो वस्तु के द्रव्यमान की गणना करें। तो वस्तु का द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है तो उसको देखिए। हम पहले सूत्र देखते हैं। सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है एफ बराबर एम ए। एफ क्या है? बल है। एम क्या है? द्रव्यमान है। और ए क्या है? त्वरण है, याद रखिएगा। हमें द्रव्यमान का वैल्यू पूछा गया है, इसलिए द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएंगे? एफ बाय ए हो जाएंगे। अच्छा, बल का वैल्यू कितना था? बल का वैल्यू था 20 न्यूटन। और ए का वैल्यू कितना दिया गया है? ए का वैल्यू दिया गया है 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 10 केजी, याद रखिएगा। कितना हो जाएंगे? 10 केजी। अब देखिए 10 केजी कितने नंबर ऑप्शन में है दिया गया है, तो 10 केजी ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। फिर से देखिए, 20 न्यूटन आपको बल का वैल्यू दिया गया था और त्वरण का वैल्यू दिया गया था 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो निकालने के लिए क्या कर रहा था? निकालने के लिए कह रहा था द्रव्यमान का वैल्यू। तो द्रव्यमान का वैल्यू निकल गया हमसे 10 केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, 30 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को 10 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से स्थानांतरित किया जाता है, वस्तु की गतिशील ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए, वस्तु का द्रव्यमान कितना दिया गया है? 30 केजी दिया गया है। और वेग वस्तु का कितना दिया गया है? तो वस्तु का वेग दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड, याद रखिएगा। द्रव्यमान का वैल्यू दिया गया है 30 केजी और वेग का वैल्यू दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड। तो कहता है गतिशील ऊर्जा अर्थात गतिज ऊर्जा का वैल्यू कितना होगा। तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? सूत्र हम आपको कई वीडियो में बता चुके हैं। तो गतिज ऊर्जा बराबर हो जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाता है आपका हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है ना। हाफ क्या हो गया? हाफ एम वी स्क्वायर। ये हाफ एम का वैल्यू, द्रव्यमान का वैल्यू कितना केजी दिया गया था? 30 केजी दिया गया था। और वेग का वैल्यू कितना दिया गया था? 10 गुना 10 दे देते हैं। अब इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो कितना आ जाएंगे? यहाँ पे 15 बार में कट गया और 15 गुना 10 करेंगे तो 1500 जूल हो जाएंगे। तो देखिए आप 1500 जूल कितने नंबर ऑप्शन में दिया गया है। तो 1500 जूल ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। याद रखिए यहाँ पे माइनस में है, इसलिए माइनस में नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा, प्लस वाला, ठीक है ना। उसके आगे देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास,
समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा होती है। अर्थात समतल दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, तो याद रखिएगा समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होता है। याद रखिएगा आभासी और सीधा होते हैं, ठीक है। उसके आगे देख लेते हैं, प्रतिबिंब का बात आया तो प्रतिबिंब से संबंधित बातें करते हैं। हाँ, एक बात जरूर याद रखिएगा, समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान कितना होता है, +1 होता है और आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। तो प्रतिबिंब का बात आया था, तो प्रतिबिंब के बारे में जान लेते हैं। प्रतिबिंब से बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। याद रखिएगा, आभासी बोलिए या काल्पनिक बोलिए। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, ठीक है ना। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं, इसको उतार सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, जबकि आभासी प्रतिबिंब को कभी भी पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस बात को भी हमें याद रखने की जरूरत है। उसके आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूरबीन का खोज किसने किया था। क्वेश्चन है हमारे पास, दूरबीन का खोज किसने किया था, क्योंकि एग्जाम में खोज संबंधित प्रश्न भी आ जाते हैं, इसलिए हमें ये याद रखने की जरूरत है। तो दूरबीन का खोज किसने किया था, तो दूरबीन का खोज किया था गैलीलियो ने, याद रख लीजिएगा। अब बात आया गुटेनबर्ग का, तो गुटेनबर्ग ने किसका खोज किया था, छापाखानों का। किसका खोज किया था, छापाखानों का खोज किसने किया था, तो छापाखानों का खोज किया था गुटेनबर्ग ने। डिबार थर्मल फ्लास्क का खोज डिबार ने किया था, और पास्कल ने किसका खोज किया था, तो दाब संबंधित नियम किसने दिया था, पास्कल ने दिया था, याद रखिएगा। उसके आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। 10 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु संख्या डैश वाला तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। सबसे पहले बात आया क्षारीय ऑक्साइड का, तो जितने भी धातु हैं उन सभी धातु के ऑक्साइड जो होता है क्षारीय होता है, और जितने भी अधातु हैं उन सभी धातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है, याद रखिएगा। हाँ, अपवाद कुछ ऐसे भी धातु हैं जिसके ऑक्साइड दोनों होता है, उभयधर्मी ऑक्साइड की तरह बिहेव करता है, ठीक है ना। लेकिन याद रखना हमें, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अब बात आया करता है कितने परमाणु संख्या वाला तत्व जो है ना क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा, तो यहाँ पे है 17। तो परमाणु संख्या किसका होता है 17, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है, और क्लोरीन और धातु है तो ये तो अम्लीय ऑक्साइड बनाएगा, ये तो होगा नहीं। 14 किसका होता है, सिलिकॉन होता है। बात आया 11, तो यहाँ पे 11 की यदि बात करें तो 11 किसका होता है, सोडियम का होता है, और सोडियम एक धातु है, इसलिए परमाणु संख्या 11 वाला तत्व का जो है ना प्रकृति कैसा होगा, क्षारीय ऑक्साइड का होगा, याद रखिएगा। बात आ जाती है यहाँ पे 7 भी, तो 7 किसका होता है, नाइट्रोजन का होता है, ये भी अधातु है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, पता चल गया हमारा कि परमाणु संख्या 11 वाला तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। और सोडियम का बात यदि आया था, तो सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। इन सभी बातों के भी हमें याद रखने की जरूरत है। उसके आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 11 नंबर क्वेश्चन, ये तो हो गया था। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, आधुनिक आवर्त सारणी के पहले और दूसरे समूह को कहा जाता है। पहला समूह और दूसरे समूह को क्या कहा जाता है, यही हमसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा, पहला और दूसरे समूह को कहा जाता है, पहला और दूसरे समूह को क्या कहा जाता है, तो एस ब्लॉक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एस ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। और 3 से लेकर के 12 तक के समूह को क्या कहा जाता है, तो 3 से लेकर के 12 तक के समूह को डी ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। उसके आगे 13 से लेकर के 18 तक के समूह को क्या कहा जाता है, तो 13 से लेकर के 18 तक के समूह को पी ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। और नीचे में आवर्त सारणी में नीचे में देखे होंगे आप, 2 लाइन रहता है जिसको कहते हैं लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड समूह में जितने भी तत्व हैं उन सभी तत्वों को एफ ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। तो याद रखिएगा, वर्ग की संख्या पहले और दूसरे जो है, पहला और दूसरे वर्ग को एस ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। 13 से लेकर के 18 तक के वर्ग को पी ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। 3 से लेकर के 12 तक जितने भी वर्ग हैं उन सभी के जितने भी तत्व हैं उन सभी तत्वों को डी ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। और नीचे में जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी है उसको एफ ब्लॉक का तत्व कहा जाता है, ठीक है ना। तो क्या पता चल गया हमें, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएंगे, आधुनिक आवर्त सारणी के पहले और दूसरे समूह के तत्व को क्या कहा जाता है, तो पहले और दूसरे समूह के तत्व को एस ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। याद रखिएगा, एस ब्लॉक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। पी ब्लॉक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 10। और डी ब्लॉक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, डी ब्लॉक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे SP D F, ठीक ना। तो सॉरी
मिस्टेक हो गया था, हमसे माफ़ कीजिएगा। पी ब्लॉक में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और डी ब्लॉक का बात करें तो डी ब्लॉक में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और एफ ब्लॉक का बात करें तो एफ ब्लॉक में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। यहाँ पे मिस्टेक हो गया भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 12 नंबर क्वेश्चन है, एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु डैश से बंधे होते हैं। डायमंड अर्थात हीरा में प्रत्येक कार्बन परमाणु जो होते हैं कितने कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे, एक डायमंड में, एक हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से बंधे रहते हैं और एक भी संयोजकता खाली नहीं होती है, इसलिए हीरा विद्युत का कुचालक होता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा, हीरा क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है, क्योंकि चारों संयोजकता इसका फुल रहता है। अब बात कर ले हीरा का। हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बहुत ज़्यादा चमकता है। हीरा का अपवर्तन कितना होता है? 2.42 होता है और हीरा जो है दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ वर्तमान समय में माने जाते हैं। उसके आगे यदि बात कर ले, काला हीरा को बोर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काला हीरा को बोर्ट या कार्बोनेडो भी कहा जाता है। जबकि काला हीरा का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो काला हीरा का उपयोग पहाड़ों में, चट्टानों में छेद करने में और शीशा को काटने में काला हीरा का प्रयोग किया जाता है। अब बात आया हीरा, तो हीरा और ग्रेफाइट, फुलेरिन और ग्रेफिन ये सभी कार्बन के अपरूप होते हैं। इन सभी बातों को भी हमें याद रखने की जरूरत है। उसके आगे देख लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या है। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, घरेलू गैस सिलेंडर में एलपीजी डैश में संग्रहित किया जाता है। अर्थात घर में जो हम सब खाना बनाने के लिए सिलेंडर का यूज करते हैं, जो एलपीजी गैस होता है उसमें भरा हुआ, तो वो किस रूप में रहता है? तो उसको किस रूप में संग्रहित हम कर सकते हैं? तो उसको तरल अवस्था में संग्रहित किया जाता है। याद रखिएगा, उस किस रूप में रहते हैं? तरल अवस्था में रहते हैं। अब बात आया एलपीजी, तो एलपीजी का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ सकते हैं, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। याद रखिएगा, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और एलपीजी गैस जो है ना, गंधहीन होता है। पहले से नेचुरल गंध इसमें नहीं होता है, लेकिन इसमें एक विशेष प्रकार की गंध मिला दी जाती है ताकि रिसाव हो तो हमें पता चले। तो गंध करने के लिए जो यौगिक मिलाया जाता है वो सल्फर के यौगिक होते हैं और वो कौन होते हैं? इथाइल मरकेप्टन होते हैं। याद रखिएगा, क्या होता है? इथाइल मरकेप्टन, ठीक है ना। तो गंध करने के लिए, ताकि दुर्घटनाओं से बच सके, तो उसमें क्या मिलाया जाता है? इथाइल मरकेप्टन मिलाया जाता है। इसका सूत्र यदि देखेंगे तो आप सब C2H5SH होता है। याद रखिएगा, ठीक है ना। और एलपीजी गैस का मुख्य विभव क्या है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, ठीक है। उसके आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस यौगिक में एक वलय कार्बन श्रृंखला संरचना होती है? किस यौगिक में एक वलय कार्बन श्रृंखला संरचना होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे बेंजीन। तो बेंजीन का जो संरचना होती है वो वलय के आकार का होता है। इस बात को याद रखिएगा। बेंजीन का सूत्र यदि पूछ ले तो बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6 होता है। अब देखिए मेथेन का सूत्र यदि पूछे तो मेथेन का सूत्र होता है CH4। प्रोपेन का बात करें तो प्रोपेन में 3 कार्बन हो जाएंगे तो C3H8 होते हैं और ब्यूटेन का बात करें तो ये हो जाएंगे 4 कार्बन, ब्यूटेन में 4 कार्बन, C4H10 होता है। याद रखिएगा, तो इन सभी का हमें सूत्र भी याद रखने की जरूरत है। और बात करें बेंजीन को तो एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता बेंजीन को कहा जाता है। और बात करें मेथेन का तो एलिफेटिक यौगिक का जन्मदाता मेथेन को कहा जाता है। और सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा है? सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन है मेथेन। मेथेन को हम मार्स गैस भी कहते हैं, ठीक है। उसके आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है 15 नंबर। तो 15 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, सर्वाधिक समस्थानिक किनके होते हैं? किसके होते हैं? सबसे ज़्यादा समस्थानिक किसके पास है? तो पोलोनियम के पास सबसे ज़्यादा समस्थानिक होते हैं। और कितने होते हैं? तो पोलोनियम के पास 27 समस्थानिक होते हैं। पोलोनियम का परमाणु संख्या का बात कर ले, पोलोनियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 84 होता है। अब बात आया हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का भी 3 समस्थानिक होते हैं। कितने समस्थानिक होते हैं? 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन होते हैं? प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। बात आया टिन का, तो टिन का परमाणु संकेत Sn और परमाणु संख्या कितना होता है? 50 होता है। उसके आगे बात आया कार्बन का परमाणु संख्या C और परमाणु संख्या कितना होता है? 6 होता है। कार्बन के 2 अपरूप मुख्य रूप से होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। इसके अतिरिक्त होते हैं ग्रेफिन और फुलेरिन भी होते हैं। इन सभी बातों को भी हमें याद रखने की जरूरत है। उसके आगे देख लेते हैं। उसके आगे क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, कांसा डैश की मिश्र धातु है। अर्थात कांसा जो है ना, किसका मिश्र धातु है? तो ये कांसा जो है ना, तांबा और टिन का मिश्र धातु होता है। याद रखिएगा, तांबा और टिन का, जिसमें तांबा
को स्तंभा का संकेत क्या हो जाएगा, Cu हो जाएगा। परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, 29 हो जाएंगे। और टिन का संकेत Sn हो जाएंगे और परमाणु संख्या कितना हो जाता है, 50 होता है। इस बात को भी हमें याद रखने की जरूरत है। उसके आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर हमारे पास क्या है, कहता है मानव पाचन तंत्र में डैश से पित्तरस का स्राव होता है। अर्थात पाचन तंत्र में जो पित्तरस का स्राव होता है, पित्तरस का स्राव कहाँ से होता है, तो पित्तरस का स्राव होता है, याद रखिएगा, यकृत से। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पित्ताशय से दे देते हैं। पित्ताशय भी ऑप्शन में कभी कभी रह सकता है आपके पास। तो पित्तरस का स्राव होता है यकृत से, लेकिन जमो क्यों होता है, तो जमो करने की बात करें तो जमो होता है पित्ताशय में, याद रखिएगा। अब बात आया यकृत का, तो शरीर की, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, याद रखिएगा। सबसे छोटी ग्रंथि का बात करें, सबसे छोटी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है और इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, और यह मस्तिष्क में पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और अग्नाशय से बात कर ले तो अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है, ठीक है। उसके आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कि भाई रीढ़ को डैश भी कहा जाता है। तो रीढ़ को क्या कहा जाता है, तो रीढ़ को मेरुदंड भी कहा जाता है, याद रखिएगा। रीढ़ को क्या कहा जाता है, मेरुदंड भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं फीमर लिखा है। तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर। और सबसे छोटी हड्डी का बात कर ले तो सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिस, जो कि कान में पाया जाता है, और फीमर हड्डी जंग में पाया जाता है। उसके आगे देख लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या है। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा कुनैन का एक स्रोत है। अर्थात कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है, तो कुनैन सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। बात यहाँ पे आया कुनैन, तो कुनैन का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो मलेरिया रोगी के उपचार में कुनैन का उपयोग, सिनकोना के छाल का उपयोग किया जाता है। इस बात को भी हमें याद रखने की जरूरत है। उसके आगे देख लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 20 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, पोलियो वैक्सीन का खोज किसने किया था। तो याद रखिएगा, पोलियो वैक्सीन का खोज किसने किया था, तो पोलियो वैक्सीन का खोज किया था जॉन ई सल्क ने, ठीक है ना। उसके आगे देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए में है न्यूटन। तो न्यूटन ने किसका खोज किया था, गति विषयक नियम किसने दिया था, गति विषयक नियम न्यूटन ने दिया था, और शीतलन का भी नियम न्यूटन ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी में है मैडम क्यूरी। तो मैडम क्यूरी ने किसका खोज किया था, तो रेडियम का खोज किया था। और रेडियम का परमाणु संख्या का बात करें तो रेडियम का परमाणु संख्या हो जाता है 88। उसके आगे क्रिश्चियन बर्नार्ड ने हृदय का सफल प्रत्यारोपण किया था। इस बात को भी हमें याद रखने की जरूरत है, ठीक है ना। उसके आगे देख लेते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या है। 21 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी कौन सा है। तो सबसे तेज कौन सा प्राणी दौड़ता है, सबसे तेज दौड़ सकता है चीता, याद रखिएगा, चीता सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी है। उसके आगे देख लेते हैं 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि धान में खैरा रोग जो होता है, तो धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है। तो याद रख लीजिएगा कि धान में खैरा रोग जो होता है, धान में खैरा रोग जस्ता की कमी से होता है, जिंक की कमी से होता है। परमाणु संख्या यदि देख ले तो परमाणु संख्या कितना होता है, तो परमाणु संख्या होता है 30। अब ऑप्शन नंबर ए में है कॉपर। तो कॉपर की कमी से क्या होता है, तो कॉपर की कमी से नींबू में, याद रखिए किसमें, तो कॉपर की कमी से नींबू में डायबेक रोग होता है या लिटिल लीफ रोग होता है, ठीक है ना। और पोटेशियम का बात कर ले तो पोटेशियम की कमी से लीची में पत्ता का जलना, ठीक है ना, लीची का जो है ना पत्ता जल्ला टाइप का लगने लगता है, वो गिर जाता है, खराब हो जाता है। तो लीची का जो पत्ता जलने लगता है तो किसके कारण से, पोटेशियम की कमी के कारण से। जिंक की कमी से धान में खैरा रोग होता है। कॉपर की कमी से बात करें तो नींबू में लिटिल लीफ रोग या डायबेक रोग होता है। अब बात आया आयरन का, तो आयरन की कमी से मनुष्य में एनीमिया नामक रोग होता है, ठीक है ना। उसके आगे देख लेते हैं, उसके आगे क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। इस बात को भी हमें याद रखने की जरूरत है। उसके आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 24 नंबर क्वेश्चन है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अब बात आया सिट्रिक अम्ल का, तो सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो संतरा और नींबू में। फिर से देखिए, संतरा और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। और बिच्छू के डंक में
चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। इन सभी बातों को हमें याद रखने की जरूरत है। बात आया था अम्ल का, तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से कम होता है। 7 से क्या होता है, कम होता है। क्षार का पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक होता है। और उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। पीएच स्केल का खोज किसने किया था, पीएच स्केल का खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, उसके आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 25 नंबर। तो 25 नंबर क्वेश्चन है भाई, पीले फास्फोरस को किस में रखा जाता है। पीले फास्फोरस को किस में रखा जाता है, तो भाई पीले फास्फोरस अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है ना, ये वायु के संपर्क में आते ही जलने लगता है। इस वजह से इसको जलने से बचाए रखने के लिए हमेशा हमेशा के लिए किस में रखा जाता है, जल में रखा जाता है। याद रखिएगा, पीले फास्फोरस को किस में रखा जाता है, जल में रखा जाता है। पीले फास्फोरस को श्वेत फास्फोरस भी कहा जाता है। अब देखिए, श्वेत फास्फोरस पीले फास्फोरस में क्या समझता है कि भाई श्वेत फास्फोरस को जब सूर्य के प्रकाश में रखते हैं ना, तो श्वेत फास्फोरस पीले फास्फोरस में परिवर्तित हो जाते हैं, इसका कलर बदल जाता है, इसलिए श्वेत फास्फोरस को ही हम पीले फास्फोरस भी कहते हैं। यहाँ पे केरोसिन तेल में, तो भाई केरोसिन तेल में 3 धातु को डुबा कर रखा जाता है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। बेंजीन का बात आया, इसको एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता कहा जाता है और इसका अनुसूत्र क्या होता है, C6H6 होता है। एल्कोहल का बात आया, तो एल्कोहल का यदि अनुसूत्र बात कर ले तो C2H5OH होता है। याद रखिएगा। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।